तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पॉटरी जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 19 चलने वाले हैं। ठीक है, पीछे और सारे वीडियो डाले गए हैं, 18 वीडियो जो है पीछे 18 सेट का वो डाले जा चुके हैं। उसे जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा लिंक उसका, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग पर डे कितना 30 क्वेश्चन का सेट चला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी को अपने पास में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड क्या करा है, 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा है होती है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? गतिशील ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा दिए हुए है। ठीक है, क्या है? तो गतिज ऊर्जा दिए हुए है, मतलब के बराबर कितना दिया हुआ है? 120 जूल। ठीक है, और समान वेग से, तब भी बराबर में क्या दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निकालना क्या है? एम बराबर, तो डायरेक्ट फार्मूला बैठा दीजिए, के ई मैंने गति ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ क्या है? के ई का मान दिया हुआ है 120। ठीक है, जगह नहीं है तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, 120 बराबर हाफ जो करते हो गुना में, एम को हमको निकालना है, गुना में, और भी का मान दिया है 4, तो 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे बनाते हैं। तो 120 बराबर 1/2 गुना एम इंटू 4 का 16, 4 का फर्क कितना होगा? 16। 2 से काटेंगे तो 8 बार में। ठीक है, इसको काटिए 8 से तो कट जाएगा, 8 एकम 8, बचा कितना? 4, 0, 8 5 40, 15 बार में कट गया। एम बराबर कितना हो जाएगा? 15। द्रव्यमान पूछ रहा था, क्या हो जाएगा? के जी में। ठीक है, 15 के जी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 15 के जी। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान पूछ रहा है इससे के जी में। पहले भी आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान मांग रहा है तो बिना ऑप्शन देखे भी मार सकते थे 15 के जी। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान कभी वाट में नहीं आता है। ठीक है, वरना न्यूटन में आता है। ठीक है, चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान एम की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसका इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसका गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ठीक है, दोगुनी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो हम लोग को क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है कितना? एम के जी। ठीक है, द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? तो एम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वेग दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या दिया हुआ है? वेग। ठीक है, गति ऊर्जा कितना है? तो गति ऊर्जा मतलब के ई बराबर दिया हुआ है 25 जूल। 25 जूल दिया हुआ है के ई बराबर। ठीक है, तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइए तो क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर। के ई बराबर 25 दिया, तो 25 बैठा देंगे, हाफ जो करते हुए लिख देंगे। एम का मान कितना दिया हुआ है? तो एम को डायरेक्ट एम ही लिखा हुआ है क्या, क्योंकि एम का क्या करा? द्रव्यमान एम। ठीक है, गुना में भी का मान कितना दिया हुआ है? 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, इधर भागा में तो जाकर गुना का हो जाएगा, तो 50 बराबर 5 5 25 एम हो जाएगा। 25 से काट दिए, 25 गुना 50, एम बराबर कितना आ जाएगा? 2 के जी। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान में के जी में रखा हुआ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 के जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसका गति ऊर्जा कितना होगा? तो गति मतलब भी बराबर क्या हो जाएगा? तो जो 5 है वो दोगुनी हो जाएगा, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10। अब फिर से लिखें तो नया गति ऊर्जा क्या होगा? तो के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है, तो के हमको निकालना है, हाफ जो कहते हो। एम बराबर कितना आ गया है? 2। भी का मान कितना हो गया है? 10, क्योंकि दुगनी कर दिया गया, तो 10 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 10 दहाँ के 100। क्या निकालना है? के तो क्या हो जाएगा? जूल में। 100 जूल, 100 जूल कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए, 100 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100 जूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा?
ऑप्शन नंबर ए कह रहा इनमें से सॉरी इन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी कह रहा है प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि होगी और डी में इसमें कमी होगी। तो क्या परिवर्तन होगा? तो क्या कह रहा है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा, ऊर्जा जो है क्या कह रहा है कुल ऊर्जा, तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसके इसे किस ऊंचाई से गिराया जाता गया था? मतलब हमको एच बराबर निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बनाते हैं इसको। तो क्या कर रहा है कि इसमें दिया क्या गया है कि द्रव्यमान दिया हुआ है एम बराबर 2 kg हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? गति जो दिया हुआ है तो के ई बराबर हम लोग को दिया हुआ है कितना हो जाएगा? 400 जूल। ठीक है, और जी का मान कितना दिया हुआ है? जी का मान दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि इसके ऊंचाई में गिरावट आएगी, ऊंचाई से गिराया जाएगा, मतलब एच बराबर हम लोग को निकालना है। ठीक है, एच बराबर वाट। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? तो के ई बराबर यहाँ पर लगाएंगे एम जी एच। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा कि इस चीज़ में गति ऊर्जा बराबर जी एच रह जाएगा? तो यहाँ पर वैसे नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का गतिज ऊर्जा बराबर एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है? एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। तो पृथ्वी की गति ऊर्जा बराबर एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा रहेगा। तो ऐसे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एच ऊंचाई पर, इसलिए एम जी एच लगाया। स्थितिज ऊर्जा हम लोग को क्या देना है? मैंने गति ऊर्जा के सामने स्थितिज ऊर्जा निकालना है। क्या जाएगा? गति ऊर्जा 400। ठीक है, और एम का मान दिया हुआ है 2, गुना में जी का मान 10, एच का मान हम लोग को निकालना है। एक जीरो से एक जीरो, 2 से काट दीजिए 20 बार। क्या हो जाएगा? एच बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एच बराबर 20 मीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है? किसमें होता है? ए बांध का पानी में गिरता हुआ वायुयान। तो गिरता हुआ वायुयान तो गति में होता है, इसलिए नहीं होगा। उड़ता हुआ वायुयान, इसमें उड़ रहा तो गति में है, इसलिए नहीं होगा। दौड़ता हुआ धावक तो दौड़ रहा था गति में, इसलिए नहीं होगा। तो बांध में रुका हुआ पानी जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा में रहता है, क्योंकि बांध का पानी रुका हुआ रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहा कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 98 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। मतलब एम का मान दिया हुआ है कितना? 70। और ये यहाँ पी का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है। ठीक है, पीके नहीं पी, पी का मान दिया हुआ है 98 जूल। ठीक है, तो हम लोग का निकालना क्या है? एच। तो हम निकालेंगे क्या हो जाएगा? पी बराबर एम जी एच। ठीक है, तो पी का मान कितना है? 9800। एम का मान कितना दिया? 70। जी का मान अगर नहीं दिया हुआ है तो 10 लगा दीजिए, अपने आप से 10 लगा दीजिए और एच का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो कितना? 7 से कम 7, दो गया, सत्य क्या? 7 चौक 28, 14। एच बराबर क्या हो जाएगा? 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगा? ठीक है, उसके द्वारा खर्च किया गया ऊर्जा हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? ऊर्जा निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, पावर बराबर डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ है? 1000 जूल, बटे टी का मान कितना दिया है? 2 सेकंड। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 जूल, 500 वाट ना, सॉरी 500 वाट का, क्योंकि पावर निकाला है, इसलिए 500 वाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गति ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा आती है। गति ऊर्जा आती है तो जैसे जैसे गति ऊर्जा बढ़ेगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा भी गति बढ़ेगा, जैसे जैसे गति बढ़ेगा वैसे वैसे गति ऊर्जा भी बढ़ेगा, इससे क्या होगा? गति ऊर्जा में वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए
तो उस वस्तु के स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या करेगा, गति ऊर्जा अगर वेग को 4 गुना बढ़ा जाएगा, वेग बढ़ता है, भी बढ़ता है, तो किस पर तक गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, गति ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा पर नहीं प्रभाव पड़ेगा, तो स्थिति ऊर्जा क्या रहेगा, नियत रह जाएगा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा क्या रहेगा, तो नियत रह जाएगा। ठीक है, तो गति ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा, स्थिति ऊर्जा पे नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का रहा है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, तो स्थिति ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है, नहीं, स्थिति ऊर्जा जो है पेशीय ऊर्जा में रूपांतर नहीं होता है। बी का रहा रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और तथा फिर गति ऊर्जा में, हाँ यही सही होगा। तो रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर का रासायनिक ऊर्जा होगा जो पेशीय ऊर्जा में जाएगा, और पेशीय जो है साइकिल को गति ऊर्जा में लाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, किसमें होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन। तो आप लोग को पता है कि किसमें जाएगा, प्रोटॉन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन में धनात्मक एक प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन सॉरी कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या कराएगा, जिन उप परमाणु कणों से सामान्यतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, मतलब कह रहा है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होता है उन्हें किन नाम से जाना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, अलग रहेगा तो प्रतिकण कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिकण कहलाता है। ठीक है, क्या कहला जाएगा, प्रतिकण कहला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। पहले भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश मतलब कितना आवेश होता है। ठीक है, और ऋणात्मक होता है कितना आवेश होगा, तो ये होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कोलोम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कोलोम होता है। अगर इसका द्रव्यमान पूछे तो क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान हो जाएगा 9.1 गुने 1 गुना 10 के पावर -31 kg। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg हो जाएगा, इसका द्रव्यमान बोल देता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी खाली जगह परमाणुओं में मौजूद होता है, मैंने न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होता है, क्या होता है मौजूद, ये सभी को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन होता है सभी में होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन सभी में होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को छोड़कर, कितना, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी में मौजूद होता है। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो जिनोन, इसका ऑप्शन नंबर है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन भी हो गया, लेकिन जिनोन उप परमाणु कण नहीं है। ठीक है, क्या उप परमाणु कण जिनोन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला इसका क्या करा, जिनोन क्या होगा, तत्व है। ठीक है, अक्रिय तत्व। आगे क्या करा, 16 नंबर, प्रोटॉन में खाली जगह धनात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में खाली जगह धनात्मक आवेश होता है, कितना धनात्मक आवेश होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी रहेगा 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम, लेकिन ये प्लस में रहेगा। ठीक है, और वो क्या था, माइनस में रहेगा। ठीक है, ये प्लस में, तो कितना हो जाएगा, 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 17 नंबर, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैथोड किरण प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी कर रहा है जॉन डाल्टन, सी कर रहा है जे जे थॉमसन, डी कर रहा है गोल्डस्टीन। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जे जे थॉमसन के द्वारा, किसके द्वारा, जे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो जे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है, मैंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है जो किसका वर्णन नहीं करता है, तो नाभिक की उपस्थिति, परमाणु के आवेश, परमाणुओं के स्थायित्व या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में क्या था, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में रदरफोर्ड मॉडल में नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण रिक्त स्थान पर प्रक्षेपित किया जाता है, तब मतलब किस पर प्रक्षेपित किया जाता है इसे पूछ रहा है। रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल होता था, अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित किया गया था, तो क्या किया गया था, तो स्वर्ण के पत्ती पर किया गया था, किसी
स्वर्ण के पत्ती पर किया गया था, ठीक है। किस पर किया था? स्वर्ण के पत्ते पर किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जान ले कि कब किया गया था। तो 1911 में। कब किया था? 1911। क्या था? 1911 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा। तो बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के प्रोटॉन को अवशोषित करता है, ठीक है। ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। तो ये ए है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए करा कि यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है। यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है। बी कह रहा है कि यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सी कह रहा है कि यह भीतरी कक्षा में जाता है। डी कह रहा है यह अगले बाहरी कक्षा में रह जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन अवशोषित करता है, तो इसका आंसर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का होता है बाहर का होता है, इसलिए डी का ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। क्या होता है? यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है, ठीक है। बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तब वह उत्तेजित होकर अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को उत्सर्जित करता है तो बाह्य कक्षा से भीतर की ओर आ जाता है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करेगा इस नंबर। वनस्पति ऊतक का रिक्त स्थान परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक कह रहा है श्वास नलिका, भागीय ऊतक, या फिर दृढ़ ऊतक, या स्थूल ऊतक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दृढ़ ऊतक, ठीक है। वनस्पति ऊतक का रिक्त स्थान परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। कौन नहीं करता था? दृढ़ ऊतक नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण अस्थायी ऊतकों के तीन प्रकार हैं। साधारण जो अस्थायी ऊतक हैं उनके तीन प्रकार हैं। तो उसमें कौन कौन है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। साधारण अस्थायी ऊतक जो होते हैं उसके तीन होते हैं। कौन कौन? पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो देखो जिसमें कौन है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, मेरिमेटिक नहीं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ऐसे तो हो गया स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ऑप्शन नंबर सी का जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के ऊतक में ये एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो एपिडर्म में, जटिल ऊतक, मेरिस्मेटिक्स में, या फिर तंत्रिका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को पता होना चाहिए कि जटिल ऊतक। जटिल ऊतक जो होता है जिसमें एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है। जटिल ऊतक में क्या होता है? तो एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या क्या कह रहा है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन नंबर एक कह रहा है सेलुलोज का, पैक्टिन का। सी कह रहा है मोरेन, बी कह रहा है केवन पैक्टिन, या डी कह रहा है काइटिन। तो क्या हो जाएगा? इसका क्या है? सेलुलोज और पैक्टिन का, ठीक है। किसका बना होता है कोशिका भित्ति? तो पादप कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रिक्त स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। मतलब पतली कोशिका भित्ति के साथ अवशिष्ट कोशिकाएं कौन होती है? तो फ्लोएम में, पैरेन्काइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में, कोलेन्काइमा में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरेन्काइमा में। किसमें हो जाता है? तो पेरेन्काइमा में होता है। पतली कहेगा तब पेरेन्काइमा में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा है कि रिक्त स्थान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतर क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो किसको किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मृदुतक। क्या हो जाता है? मृदुतक, ठीक है। क्या हो जाएगा? मृदुतक। जैसे मृदुतक के कहते किसको है? तब पैरेन्काइमा को कहते हैं। कैसे मृदुतक के कहा जाता है तब पैरेन्काइमा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा
27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इसमें से घने कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां और मुख्य नाभिक और कम रिक्तिका होती है, किसमें होता है, से पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक विभाज्योतक, मैंने मेरिस्मेटिक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक विभाज्योतक या मेरिस्मेटिक जिसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? दृढ़ उत्तक से बना है, दृढ़ उत्तक से क्या बना है ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर एक आ रहा है सफेद रक्त कोशिका में WBC, निर्जीव कोशिका, या फिर लाल रक्त RBC, या फिर जटिल कोशिका। तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा दृढ़ ऊतक का रहता है निर्जीव कोशिका। ठीक है, स्केलन काइमा जो नारियल का ऊपरी खोपड़ी होती है वो क्या होता है, तो निर्जीव होता है, क्योंकि वो किससे बना होता है, तो स्केलन काइमा से बना होता है, वही जो होता है दृढ़ ऊतक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? रेगिस्तानी पौधे की वह त्वचा एपिडर्मिस में रिक्त स्थान की एक मोटी मोमी मोमी परत होती है, किस चीज की परत होती है? जो होता है ऑप्शन नंबर बी क्यूटिन का। किसका होता है? क्यूटिन का होता है। किसका परत होता है? तो क्यूटिन का परत होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? इसका आंसर दीजिए, कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो ट्रेकियास ये होता है, जाइलम फाइबर ये भी होता है, नंबिकाई भी होता है, सीव ट्यूब नहीं होता है। ठीक है, सीव ट्यूब इसका आंसर नहीं होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा, सीव ट्यूब नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा वीडियो तो दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो बस धन्यवाद।